हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए यहाँ पर साधारण ब्याज का आप लेक्चर 5वां देख रहे हैं। मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा अब इसमें हेडिंग है नहीं। फिलहाल के लिए अभी जो मैं हेडिंग रख रहा हूँ, इसमें हेडिंग हमारा ये है, जब अलग अलग धन पर साधारण ब्याज समान हो या फिर बराबर हो। जब अलग अलग धन पर साधारण ब्याज समान हो। चलिए कंडीशन ध्यान देना। जैसे मान लिया दो अलग अलग धन है, बात समझिएगा। चलिए थोड़ा इधर से देखें। जैसे ये दो अलग अलग धन है, ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग। अच्छा बात समझिएगा। जैसे हम पहले वाले भाग पर मूलधन P1 कहें और ब्याज की दर R1% रखें तथा समय दे T1 वर्ष, तथा दूसरा भाग जो है इस पर मूलधन P2 कहें, ब्याज की दर R2% तथा समय को दिखा दे T2 वर्ष। तो अच्छा बात समझिएगा। जैसे मान लिया हमने किसी व्यक्ति को P1 रुपए दिया R1% की दर से T1 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति को हमने कुछ धन दिया जो है P2, साधारण ब्याज की दर है R2% तथा दर समय जो मैंने दिया वो है T2 वर्ष। अब हम आपसे कहते हैं कि दोनों भागों से बराबर साधारण ब्याज मिला। इसका मतलब जितना ब्याज पहले भाग पर मिला उतना ही ब्याज दूसरे भाग पर मिला। तो पहले भाग पर साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का सूत्र बताइए क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो पहले भाग पर साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन P1 है, दर R1 है, गुणा समय कितना है? T1 बटे 100। ध्यान देना, पहले भाग पर साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन गुणा दर R1 गुणा समय T1 बटे 100। तथा दूसरे भाग पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन कितना है? P2 गुणा दर R2 और गुणा समय कितना? T2 और बटे कितना? 100। अच्छा आप देखिए 100 कट गया। ये मैंने बराबर क्यों किया? ये बात समझ है ना, क्योंकि दोनों भागों से बराबर साधारण ब्याज जो है समान है। मतलब जितना साधारण ब्याज इस पहले वाले भाग पर मिल रहा है उतना ही साधारण ब्याज दूसरे भाग पर। तो पहले भाग पर साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। दूसरे भाग पर साधारण ब्याज मूलधन P2 गुणा दर R2 गुणा समय T2 बटे 100। 100 कैंसिल हुआ तो यहां से कॉन्सेप्ट मिला P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब मैं इसमें प्रश्न की बात कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। सीधे तौर पे अब प्रश्न की बात करें। देखिए प्रश्न की जो मानक है उसको दो अलग अलग स्थितियों में बताएं तो ज्यादा बेटर होगा। केस फर्स्ट केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है, केवल इंट्रोडक्शन मात्र है, बेहद सिंपल होता है। केवल एक प्रश्न इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन के लिए। मेन हमें समझाना इसका केस सेकंड है। चलिए अब ध्यान देना प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि 3500 रुपए का 5% दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 4000 रुपए का 7% दर से T वर्ष का। तो T का मान बताइए। चलिए अच्छा अभी ध्यान देना,
हमने प्रश्न में लिखा है कि 3500 रुपए का 5% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज उतना ही है जितना, अच्छा उतना ही है जितना का मतलब बराबर है, मतलब 3500 रुपए का 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज बराबर है किसके, 4000 रुपए का 7% की दर से टी वर्ष का। तो चलिए यहां से आप समझ पा रहे हैं, पहले हम 3500 रुपए का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन 3500 गुणा दर 5 है गुणा समय कितना है 4 बटे कितना 100। मूलधन 3500 गुणा दर 5 है गुणा समय 4 बटे 100। अच्छा 3500 रुपए का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना, मीन्स बराबर है किसके, 4000 रुपए का 7% दर से टी वर्ष का। तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन है 4000 गुणा दर 7% गुणा समय कितना टी बटे 100। आप देखेंगे यहां से 100 कैंसिल हो जाएगा। दरअसल हमें वैल्यू बताना है किसका, टी का। तो जब हमें टी का मान बताना है तो देखिए टी का मान आएगा कैसे, 4000 गुणा 7 आप इधर पक्षांतर कर लीजिए तो 3500 गुणा 5 चौके कितना 20, देखिए 3500 है और गुणा 5 चौके 20। अच्छा 4000 गुणा 7 इधर जब आएगा तो बटे में हो जाएगा 4000 गुणा 7, ये बराबर किसका वैल्यू हो गया, टी का। मतलब 3500 है 5 चौके 20 है, ये 4000 गुणा 7 जो अंश में था जब इधर पक्षांतर करेंगे तो हर में, तो देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 2 जीरो इसका 1 जीरो इसका, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। अब ये 7 पंचे 35, 5 बार में ये कट गया और ये 2 दूना 4, तो ये 5 बटे 2 को हम क्या लिखेंगे, 5 बटे 2 को हम लिख सकते हैं 2.5। चलिए ये तो घुलनशील तो नहीं हो गया, ये बराबर है 2.5 के, है ना। चलिए इसी उत्साह में लाइट भी आ गया, आप देख पा रहे हैं ना, ये बराबर मैंने लिखा था, सब जल में घुलनशील हो गया। एक एग्जाम्पल मैं और लूंगा लेकिन वो केस सेकंड से। ये समझ गए हैं, इसमें विशेष कुछ है नहीं, मैंने बताया ना, ये इसका मेन उद्देश्य मेरा ये था कि आप इसका इंट्रोडक्शन समझ सकें। आ जाइए केस सेकंड के प्रश्न की चर्चा करते हैं, और ये समझाना मेरा मेन मोटिव है इस पर्टिकुलर क्रम से। केस सेकंड में एक प्रश्न लिख रहा हूं, हमने लिखा 13,440 रुपए को 2 भागों में क्रमशः 4% दर से 3 वर्ष के लिए, 4% दर से 3 वर्ष के लिए तथा 6% दर से 5 वर्ष के लिए ऋण दिया गया यदि दोनों भागों से बराबर साधारण ब्याज मिला हो तो पहला भाग बताइए। चलिए ध्यान देना, प्रश्न हमारा ये है 13,440 की अमाउंट है, इसको 2 भागों में दिया गया। पहले आप ऐसे समझिएगा, 13,440 रुपए की टोटल अमाउंट है और इसको 2 व्यक्तियों में ऋण बांटा गया, ये पहला व्यक्ति है और ये है दूसरा व्यक्ति। तो 13,440 की अमाउंट है, इसको 2 भागों में क्रमशः, मतलब 2 भागों में दिया गया क्रमशः। कैसे,
पहले भाग को 4% की दर से 3 साल के लिए। अच्छा, पहले भाग पर मूलधन क्या है, मतलब 13,440 में पहले की अमाउंट क्या है नहीं पता, हमने मान लिया P1 है और इस पर ब्याज की दर कितना है 4% है पहले भाग पर। अब पहले भाग पर समय कितना है 3 वर्ष के लिए दिया गया। आगे हमने लिखा है तथा, मतलब तथा का सेंस, अब दूसरे भाग की बात करें तो दूसरे भाग को 6% की दर से 5 साल के लिए दिया गया। अच्छा, दूसरा भाग है कितना मूलधन, हमने माना P2 और दूसरे भाग पर ब्याज की दर है 6% तथा समय कितना है 5 वर्ष। तो बात समझिएगा, 13,440 रुपए की टोटल अमाउंट है और इसको 2 भागों में हमने बांटा। पहले भाग पर मूलधन P1 है, ब्याज की दर 4%, समय 3 साल है, तथा दूसरे भाग पर मूलधन हमने माना P2 है, इस पर ब्याज की दर 6% और समय कितना है 5 वर्ष। इस तरीके से 2 भागों में हमने बांटा, किसको 13,440 की टोटल को। आगे हमने लिखा है कि यदि दोनों भागों से बराबर साधारण ब्याज मिला हो, इसका मतलब जितना साधारण ब्याज पहले भाग से मिला उतना ही दूसरे भाग से मिला। तो आखिर ये दोनों भाग थे क्या, या पहला भाग क्या है या दूसरा भाग क्या है, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं ये दोनों भाग हम आसानी से बता सकते हैं बशर्ते हमें P1 और P2 का रेशियो पता हो जाए। यदि हमें दोनों भाग का अनुपात पता चल जाए कि P1 और P2 का अनुपात क्या है, तो हम उसी रेशियो में दोनों भाग को अलग कर सकते हैं। कैसे, अनुपात टॉपिक में आपने पढ़ा है कि यदि अनुपात पता हो तो अनुपाती योग निकाल लेंगे और उस संख्या को उसी रेशियो में बांट लेंगे। देखिए कैसे, प्रश्न में दिया है दोनों भागों से बराबर साधारण ब्याज मिला है, तो पहले भाग से साधारण ब्याज क्या मिला होगा, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये R1 है और ये T1, तो मूलधन कितना है P1 गुणा दर कितना है R1, सॉरी दर आपके प्रश्न में दिया है, तो मूलधन P1 है, गुणा दर कितना है 4 और गुणा समय कितना है 3/100। देखिए पहले भाग से साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज होता है मूलधन P1 है, गुणा दर कितना है 4, गुणा समय कितना है 3/100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दोनों भागों से बराबर साधारण ब्याज है, मतलब जितना ब्याज इस पर मिला है उतना ही ब्याज दूसरे भाग पर मिला है। तो दूसरे भाग पर ब्याज क्या होगा, मूलधन कितना है P2, गुणा दर कितना है 6, गुणा समय कितना है 5 और बटे कितना 100। तो यहाँ से तो 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें कुल मिला के P1 और P2 का रेशियो निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे, ये P1 है, P2 इधर पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ अंश में था, यहाँ P2 आएगा तो भाग। बात समझेगा, यहाँ P1 पहले से है, P2 इधर आएगा भाग हो जाएगा, बराबर 6 पंचे 30 है और ये 4 तिया 12 जब उधर जाएगा तो क्या होगा भाग। बात समझिएगा, ये P1 है, जब P2 इधर पक्षांतर करेंगे भाग हो जाएगा, बराबर 6 पंचे 30 है और 4 तिया 12 इधर अंश में है, जब उधर जाएगा तो 12 हर में हो जाएगा। तो 6 पंचे 30 और 6 दुना, मतलब P1 और P2 का रेशियो मिल गया। बात समझिएगा, मैं साइड में लिख दे रहा हूं, चूंकि बटे को हम अनुपात में लिख सकते हैं। तो P1 और P2 का जो अनुपात बना वो बना 5:2, 5:2। इसका मतलब पहला भाग 5 रुपए का होगा तो दूसरा वाला भाग 2 रुपए का। जैसे पहले वाले भाग पर मूलधन 5 होगा तो दूसरे वाले भाग पर कितना होगा 2 रुपए। तो जब अनुपात आ जाए तो निकाल लीजिए अनुपाती योग। अनुपाती योग क्यों निकालते हैं, ताकि हम उसी समूह में इस पर्टिकुलर को बांट सके। अनुपाती योग एक्चुअल में बताता है कि कितने के टोटल में कौन कितना है। जैसे 7 के टोटल में पहला भाग 5 रुपए होगा तो 7 के टोटल में दूसरा भाग 2 रुपए होगा। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पहला भाग बताइए। पहला भाग मतलब P1 बताना है, तो पहला भाग 5 रुपए है, कितने के टोटल में 7 के टोटल में, तो 13,440 के टोटल में कितना होगा, तो ये 7 से कटेगा 1920 बार में, गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 9 45, 1 46, 5 1 5 9600 आएगा। तो बात समझ है कि नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस दोनों भागों से बराबर साधारण ब्याज है। पहले भाग पर साधारण ब्याज बराबर दूसरे, तो ये कैंसिल हुआ
P1 P2 इधर लाए, भाग हो गया, ये 6 पंचे 30 था, 4 तियां 12 उधर भाग हुआ, रेशियो आ गया तो अनुपात आ गया, तो अनुपात योग निकाल के इसे बांट लिया। क्योंकि विभाजन का आप सारा नियम यहां से जानते हैं। चलिए अब यहां से एक प्रश्न पर हम और प्रोसीड करेंगे। एक ऐसा ही प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं, ध्यान देना। हमने ये लिखा कि 14,400 रुपए को दो भागों में क्रमशः 2% दर से 3 वर्ष के लिए तथा 3% दर से 4 वर्ष के लिए ऋण दिया गया। यदि दोनों भागों से बराबर साधारण ब्याज मिला हो तो पहला भाग बताइए या दूसरा भाग जो भी है। एक सवाल मैंने वैसा ही और दिया, तो ध्यान देना यहां पर 14,400 का टोटल है, इसको दो भाग में बांटा गया। इस तरीके से बांटा गया कि जो पहला भाग है P1 रुपए मान लिया, इस पर ब्याज की दर है 2% तथा समय दिया 3 वर्ष। जो दूसरा भाग है इस पर मूलधन P2 मान लिया, अब दूसरे भाग पर ब्याज की दर है 3% और समय दिया है 4 वर्ष। इस तरीके से 14,400 रुपए की अमाउंट को दो भाग में बांट दिया। कंडीशन यह है कि यदि दोनों भागों से बराबर साधारण ब्याज मिला हो तो पहले भाग पर साधारण ब्याज क्या मिलेगा, मूलधन P1 है, दर 2 है, समय 3 है बटे 100। ध्यान देना पहले भाग पर साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन P1 गुणा दर 2 है गुणा समय 3 है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर दूसरे भाग पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो ध्यान देना मूलधन कितना है P2 गुणा दर कितना है 3 गुणा समय कितना है 4 बटे कितना 100। चूंकि दोनों भागों से बराबर साधारण ब्याज मिला तो मूलधन P2 है, दर 3 है, समय 4, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे कितना 100। तो अब आप देख पा रहे हैं P1 और P2 का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा। यहाँ P1 है, जब P2 इधर पक्षांतर करेंगे तो P2 क्या होगा, भाग हो जाएगा, बराबर यहाँ 3 चौके 12 है और 2 तियां 6 जब उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। बात समझिएगा, यहाँ P1 है, P2 यहाँ अंश में है, जब इधर आएगा तो हर में हो जाएगा, बराबर 3 चौके 12 है, 2 तियां 6 जब उधर जाएगा तो भाग। तो ये 6 दूना 12 और 6 का मतलब P1 और P2 का जो रेशियो बना, अनुपात जो बना, चूंकि बटे के अनुपात में लिख सकते हैं 2:1 आया, मतलब पहला भाग 2 रुपए का होगा तो दूसरा भाग कितना होगा 1। तो जब अनुपात आ जाए तो फिर क्या निकालते हैं, अनुपाती योग निकालते हैं। और अनुपाती योग कितना आ गया, 2 और 1 3। इसका मतलब 3 के टोटल में पहला भाग 2 रुपए होगा तो दूसरा भाग कितना होगा 1 का। तो हमसे पूछा क्या है, पहला भाग P1 है, तो चलिए पहला भाग कितना है बताइए 2 रुपए, कितने के टोटल में 3 के टोटल में। चूंकि ध्यान देना 3 के टोटल में पहला भाग 2 है तो 3 के टोटल में दूसरा भाग 1 है। तो पहला भाग क्या है, पहला भाग 2 है, कितने के टोटल में 3 के, तो बताना 14,400 के टोटल में क्या होगा, ये गुणा कर लीजिए। तो 3 चौके 12, 2 3 अट्ठे 24, 48 दूना 9600, मतलब पहला भाग 9600 आएगा, दूसरा 4800 आएगा, क्योंकि वहाँ 1 का रेशियो बन रहा है, मतलब इसका जस्ट हाफ है। तो पहला भाग 9600 है तो दूसरा 4800। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बेहद सिंपल प्रश्न रहा है। एक छोटा सा हेडिंग इसमें और देखते हैं और इसके बाद एकमात्र हेडिंग रह जाएगा किस्त का, बहुत छोटा हेडिंग है लेकिन उसको नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे। एक हेडिंग कर रहे हैं मिश्रण नियम पर प्रश्न।
मिश्रण नियम की पहचान आप जानते हैं, पहले प्रश्न लिखे फिर बताते हैं। हमने ये लिखा कि 35,000 रुपए को ए और बी में क्रमशः 8% और 15% की साधारण ब्याज दर से ऋण दिया गया। यदि एक वर्ष के अंत में दोनों से मिलाकर 11% की औसत दर से ब्याज मिला हो तो यदि एक वर्ष के अंत में दोनों से मिलाकर 11% की औसत दर से ब्याज वापस मिला तो बताइए बी को कितने रुपए ऋण दिया गया। चलिए अब आप प्रश्न समझ गए होंगे, कंडीशन बेहद सामान्य है। अच्छा, मिश्रण नियम के प्रश्न की पहचान मैंने बताया था। इसी तरीके से प्रश्न जनसंख्या में पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जब तीसरा मैं करा रहा था कि व्यक्तियों की जब अलग अलग संख्या ज्ञात करनी हो तो वहां पे मैंने चर्चा किया। जब लाभ हानि चल रहा था तो भी मिश्रण नियम के प्रश्न की चर्चा किया। अभी साधारण ब्याज चल रहा है तब भी मैं इसकी चर्चा करने जा रहा हूं। मतलब आप समझ सकते हैं एक महत्वपूर्ण हेडिंग है। पहले ध्यान देना, मिश्रण नियम की पहचान क्या है। मिश्रण नियम की पहचान यह है कि दो पर्टिकुलर पर रेट अलग अलग दिया जाता है और फिर दोनों का मिलाकर रेट अलग दिया जाता है। और मिलाकर का मतलब हुआ मिक्स रूप से, एलिगेट करके, उसी को हम समझ लेते हैं एलिगेशन मेथड। जब दो का अलग अलग दर दिया जाए फिर दोनों का मिलाकर दर दिया जाए तो समझ लेना मिश्रण का नियम चलेगा। देखिए कैसे, जैसे ए को 8% की साधारण ब्याज से और बी को 15% की साधारण ब्याज दर से ऋण दिया गया, मतलब दोनों का अलग अलग ब्याज दर दिया गया है। और एक साल के अंत में दोनों से मिलाकर 11% की औसत दर से ब्याज वापस मिला। मतलब ए को दिया गया साधारण ब्याज दर अलग है और बी को दिया गया साधारण ब्याज दर अलग है 15%। और समय के अंत में दोनों से मिलाकर मिक्स करके 11% की औसत दर से ब्याज मिला। तो आप समझ गए होंगे 35,000 रुपए का टोटल है और एक व्यक्ति ने 35,000 रुपए में ए को भी कुछ रुपए ऋण दिया और बी को भी। मतलब 35,000 में कुछ रुपया ए को दिया और 35,000 में बचा रुपया बी को दिया। कंडीशन ये था कि ए को जो पैसा दिया गया उस पर 8% की दर रखा गया, साधारण ब्याज की दर, और बी को जो दिया गया उस पर साधारण ब्याज की दर 15% रखा गया। और एक साल के अंत में दोनों से मिलाकर मिक्स करके 11%, मैंने आपको बताया था कि मिश्रण वाला दर हमेशा कहाँ रखते हैं, बीच में। तो मिश्रण वाला दर कितना है, 11%। और बस करना कुछ नहीं, आप जानते हैं मिश्रण वाला दर बीच में रखें और दोनों साइड से तिरछा अंतर निकाल दीजिए, इससे अनुपात पता हो जाएगा। तो बताइए 15 और 11 में अंतर कितने का है, 4 का। 8 और 11 में अंतर कितने का है, 3 का। ध्यान देना, 15 और 11 में अंतर 4 का है, 8 और 11 में अंतर कितने का है, 3 का। तो इसका मतलब ए को यदि 4 रुपए कर्ज दिया गया होगा तो बी को कितना दिया गया होगा, 3। अच्छा, ये नहीं सोचना कि बी का 4 है ए का 3। मैंने बताया था
जो जिसके नीचे होगा अनुपात उसका होगा। तो ए और बी को जो रुपया दिया गया, कर्ज दिया गया, उसका रेशियो था 4:3। ए को 4 रुपये तो बी को कितना 3, मतलब ए को 4 रुपये ऋण दिया तो बी को 3। तो अनुपात मालूम हो जाए तो अभी अभी आपको पता है कि अनुपात मालूम हो जाए तो अनुपाती योग निकाल लेते हैं। तो अनुपाती योग कितना है 4, 3, 7, मतलब 7 के टोटल में ए को 4 रुपये दिया तो बी को कितना दिया 3 रुपये। अब हमने पूछा है कि बताइए उसने बी को कितने रुपए ऋण दिया, तो बी को 3 रुपये दिया, कितने के टोटल में 7 के। तो बताइए 35,000 के टोटल में कितना, 7 पंचे 35, 5,000 गुणा 3 कितना आया 15,000। तो आप इसके बारे में जानते हैं, इसलिए इस पर और प्रश्न की चर्चा मैं नहीं करूंगा। एक छोटा सा हेडिंग बचता है किस्त पर प्रश्न इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसको नेक्स्ट पार्ट में मैं रख दे रहा हूँ। इसके बाद आपका ये साधारण ब्याज का टॉपिक समाप्त होगा। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में अंतिम पार्ट के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।